सुप्रभातम। हम आज अपने इतिहास के अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर, महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा करेंगे और वह प्रकरण है यूरोप में समाजवाद का आना। अब तक हमने जो 3 विचारधाराएं पढ़ी, रूढ़िवाद, उदारवाद और रेडिकलवाद, इसी रेडिकलवाद का एक अगला रूप समाजवाद के नाम से जाना जाता है और समाजवाद के रूप में पूरे यूरोप में फैला, फिर पूरी दुनिया में इसका विस्तार। सबसे पहले जाने समाजवाद है क्या। हमने चर्चा पहले भी की है कि जिस शब्द में वाद जुड़ता है वह विचारधारा का प्रतीक है, सोच का। समाजवाद, पूंजीवाद। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी प्रणाली की सोच है, ऐसे व्यवस्था का नाम है जिसमें उत्पादन के सारे साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और उत्पादन का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलता है। ध्यान रखिए, उत्पादन के साधनों पर समाज यानी सरकार का नियंत्रण होता है और उत्पादन का जो लाभ होता है वो समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिलता है। इसे हम समाजवाद कहते हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर समाजवादी के विचारधारा के लोगों की सोच क्या थी, वो क्या चाहते। सबसे बड़ी बात कि ये निजी संपत्ति के विरोधी थे। निजी संपत्ति, हालांकि ये मानते थे कि निजी संपत्ति कुछ विकास के लिए आधार बन जाती है, निजी संपत्ति के बल पर उद्योग स्थापित होते हैं, उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये बात सही है, लेकिन इसका जो डार्क साइड है, स्याह पक्ष है, वो ज्यादा भयावह है। क्योंकि निजी पूंजी के स्वामी केवल और केवल अपने फायदे की बात सोचते हैं। कैसे हमारा अधिक से अधिक फायदा हो, केवल वो इसकी चिंता करते हैं और इसी चिंता में वो उन लोगों का शोषण करते जाते हैं जो उनके लाभ के आधार होते हैं। यानी जिनके बल पर वो लाभ कमाते हैं, यानी मजदूरों के बल पर, उन मजदूरों की चिंता वो नहीं करते हैं, मजदूरों के कल्याण की बात नहीं करते हैं, मजदूरों के विकास की बात नहीं करते। क्योंकि अगर मजदूरों के कल्याण पर, विकास पर खर्च करेंगे तो उनके लाभ का हिस्सा कुछ घट जाए, इसलिए वो अधिक से अधिक लाभ कमाने पर जोर देते हैं। यानी संपत्ति की उत्पादनशीलता के आधार की चिंता वो नहीं करते हैं और इसीलिए समाजवादी लोग निजी संपत्ति का विरोध करते थे और उनका मानना था कि हमें संपत्ति पर सार्वजनिक नियंत्रण करना चाहिए। सार्वजनिक मतलब पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए और उस उत्पादन से जो लाभ हो उसको समाज के सभी वर्गों में, सभी लोगों में बांट देना चाहिए। यानी इसके लिए समाजवादी विचारधारा के लोग पूरे यूरोप में विचारधारा को फैलाने के लिए, अपनी सोच को फैलाने के लिए प्रयास किया था। लेकिन इस समाजवादी विचार में भी कुछ अलग अलग सोच के लोग थे, क्योंकि हर धारा में, हर विचार में कहीं ना कहीं कुछ मतांतर हो जाता है, मतों के बीच अंतर हो जाता है। यहाँ पर हम ऐसे 3 समाजवादी विचारकों की चर्चा करेंगे जिन्होंने यूरोप में समाजवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट ओवेन का, जिनका काल 1771 से 1858 तक रहा। ये एक अंग्रेज थे, उद्योगपति थे और इन्होंने अमेरिका में अपने इस समाजवादी सोच के अनुसार एक प्रयास किया था।
उन्होंने अमेरिका के इंडियाना में न्यू हार्मोनी नामक एक नए समुदाय की रचना की, जैसे आज हम कोऑपरेटिव कह सकते हैं जिसको। तो इनका विचार था कि व्यक्तिगत पूंजी लगाकर और व्यक्तिगत लाभ की जो सोच है उसको त्याग कर अगर कुछ लोग एक साथ मिलकर अपनी पूंजी लगाकर और उद्योग चलाएं और उससे होने वाले लाभ को आपस में बांटें, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉमर्स यानी एक सामूहिक हुआ। और ये सामूहिक उद्यम के समर्थक थे कि मिलाकर एक साथ होना चाहिए, व्यक्तिगत उद्यम नहीं बल्कि सामूहिक उद्यम पर ये जोर देते। और इसीलिए इन्होंने ऐसे लोगों का एक समूह बनाया था, एक ऐसे समाज का निर्माण का प्रयास किया था जिसे नया समन्वय या न्यू हार्मोनी नाम दिया था। दूसरे व्यक्ति थे लुई ब्लांक। इनका काल 1813 से 1882 के बीच रहा। ये एक फ्रांसीसी उद्योगपति थे, विचारक भी थे। कहीं ना कहीं इनके विचार जब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये विचारक थे। ये मानते थे कि सब कुछ व्यक्तिगत प्रयास से नहीं हो सकता। हम 2, 4, 10, 20, 50 लोग मिलकर सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे सामूहिक खेतों का गठन नहीं किया जा सकता, सब लोग आपस में मिलकर सारे खेत एक साथ कर लें और एक साथ उत्पादन करें। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की सहभागिता, सहयोग, निर्देशन जरूरी है। तो इनका मानना था कि सरकार के सहयोग से, सरकार की देखरेख में, सरकार के द्वारा लोगों का समूह तैयार किया जाए और उनके द्वारा उत्पादन किया जाए और उस उत्पादन से होने वाले लाभ को इस उत्पादन में लगे हुए लोगों के बीच बांट दिया जाए। यानी जिन उद्यमियों ने अपनी अपनी पूंजी लगाई उनको लाभ बांट दिया जाए, जिन किसानों ने अपने अपने खेत एक साथ जोड़े उनको लाभ बांट दिया जाए। लेकिन एक तीसरे व्यक्ति कार्ल मार्क्स, जो इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं, इन्होंने दास कैपिटल नामक एक पुस्तक भी लिखी है और इनके सहयोगी थे फ्रेडरिक एंजल्स। तो मार्क्स का पीरियड 1818 से 1882 था, जबकि एंजल्स का पीरियड 1826 से 1820 से 1895 था। तो ये दोनों लोग पूरी तरह से पूंजीवाद के विरोधी थे कि व्यक्ति के पास पूंजी होनी ही नहीं चाहिए। जब व्यक्ति के पास पूंजी होगी तब ना मिलकर 5 लोग लगाएंगे। इनका मानना था कि व्यक्ति के पास पूंजी होनी ही नहीं चाहिए, सारी पूंजी को सामाजिक पूंजी घोषित कर देना चाहिए, पूरे देश की पूंजी घोषित कर देना चाहिए। यानी सभी पूंजी पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि ये मानते थे कि सारी समस्या की जड़ पूंजी है। क्योंकि जिसके पास पूंजी है तो वो पूंजीपति है और दूसरा पूंजी विहीन हो गया। पूंजीपति उद्योगपति बन गया, पूंजी विहीन मजदूर बन गया। तो पूंजीपति अमीर हो गया, पूंजी विहीन गरीब हो गया। तो समाज में वर्ग बनते चले गए और इनका मानना था कि जब तक समाज में वर्ग रहेगा समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि इन वर्गों के बीच हितों का टकराव होगा, वर्ग संघर्ष होगा। और इसलिए मजदूरों का आह्वान करते हैं कि आप इस व्यवस्था को बदलने के लिए आगे आइए और इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ दीजिए, पूरे देश की संपत्ति पर सबका अधिकार होना चाहिए। और इसलिए ये वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें कोई वर्ग नहीं हो, अमीर गरीब नहीं हो, उद्योगपति मजदूर नहीं हो, उच्च निम्न ऐसे लोग नहीं हो। तो पूंजीवादी शोषण से मुक्त ऐसे समाज की कल्पना ये करते थे जिसमें सारी संपत्ति, पूरा उसका नियंत्रण और स्वामित्व समाज या सरकार के पास होना चाहिए। और उन्होंने भविष्य में ऐसे समाज को कम्युनिस्ट कहा, ऐसा समाज जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, यानी साम्यवाद। समाजवाद से
थोड़ा और एक्सट्रीम होता है साम्य। ठीक है, फिर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो तीनों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।